डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। बढ़ती दहशतगर्दी ने मुल्क के तोलो अर्ज में खौफ की फिजा पैदा कर दी है। सानिहा जाफर एक्सप्रेस के बाद से दोनों सूबों में रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों की कार्रवाइयां जारी हैं और इस बात पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि शिद्दत पसंद और दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर है। लेकिन इस नासूर से जान कैसे छुड़वानी है, इस पर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा और मुत्तफिका राय न आने की वजह से नजरियाती नहीं बल्कि सियासी जमातों का आपसी खलफशार है। तमाम सियासी जमातें आपसी स्कोर सेटल कर रही हैं जिसका फायदा दुश्मन उठा रहे हैं। चंद रोज कबल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ तो इस इजलास में मुल्क को हार्ड स्टेट बनाने की बात की गई। शिद्दत पसंदों से आनी हाथों से निमटने के अज़्म का अयादा किया गया, लेकिन किसी वाज़े लाएअमल का ऐलान नहीं हुआ। ये इजलास तो कौमी इत्तफाक राय के लिए बुलाया गया, लेकिन इस अहम बैठक में मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात ने भी शिरकत नहीं की, जिसके बाद ये इजलास अपनी अफादियत खोता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि PTI खुद KP में बरसर इक़्तिदार है और ये सूबा खुद दहशतगर्दी की लपेट में है। इस इजलास के बाद भी सियासतदान अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजल रहमान, ANP समेत मुतअद्दिद जमातें और रहनुमा किसी भी फौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते नजर आते हैं। दूसरी जानिब खुद हुकूमत भी ये कह रही है कि ऑपरेशन से मुतालिक अबहाम ना फैलाया जाए। ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही किसी फौजी ऑपरेशन का इरादा है। तो यहाँ सवाल ये है कि अगर दहशतगर्दों से मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, फौजी ऑपरेशन भी किसी मसले का हल नहीं, तो फिर मामलात को बेहतर कैसे किया जाएगा? कैसे बलोचिस्तान और KP में खराब हालात को कंट्रोल किया जाएगा? दूसरी जानिब इत्तफाक राय सबसे बड़ा मसला है। PTI सलामती कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई और ईद के बाद APC बुलाने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में वो हुकूमत को बुलाने से इनकार कर चुकी है। अब यहाँ ये सवाल है कि हुकूमती इजलास में ये खुद जाते नहीं और अपने बुलाए गए इजलास में हुकूमत को मदऊ करने पर तैयार नहीं, तो ऐसे में इत्तफाक राय कैसे होगा? आज के डायलॉग में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक या मुज़ाकरात, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कौन सा तरीका होगा इस्तेमाल और पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट कैसे बनेगा। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ के दौर में पूरी मुस्लिम लीग नून जेल में थी, तो आज पूरी PTI ज़ेर-ए-ताब है। क्या ये सिस्टम है और क्या इस सिस्टम के होते हुए इत्तफाक राय मुमकिन है? सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपके वक्त का। सर, आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी साहब, मियाँ नवाज शरीफ, ये तीनों ही कौमी सलामती के इजलास में मौजूद नहीं थे और जाहिर बात है PTI के ना होने पर भी आप लोग नाराज़ हैं और आप लोग कह रहे हैं कि उन्हें मुल्क की फ़िक्र नहीं, लेकिन वज़ीर दाखिला भी मौजूद ना हो तो आपको नहीं लगता कि ये जवाब थोड़ा मुनासिब नहीं बनता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और मैं मुतवातिर तौर पे इस चीज़ की वजाहत भी पेश कर चुका हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के अंडर उनकी पार्टी की नुमाइंदगी और उनकी नुमाइंदगी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। CM पंजाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी मरीम नवाज साहिबा कर रही थी और दीगर पार्टी के वज़रा जो वहाँ पे मौजूद थे और उनकी जमात के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल उनकी गाइडेंस और उनसे मुशावरत के बाद ही ज़ाहिरी बात है कि क्योंकि वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं और ना सिर्फ वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो ज़रब-ए-हस्ब और रद्दुल फसाद वो उन्होंने हेड किए और इस नासूर से जान छुड़वाई। सो ना सिर्फ ये बल्कि जो एक और फेदर उनकी इस कैप में आता है वो मेनली तो पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाना, जब 1998 में एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को एक सर फ़ख्र से बुलंद किया और इसको एक एटमी क़ुव्वत बनाया इस मुल्क को, तो ज़ाहिरी बात है कि उनसे बेहतर CV तो किसी का भी नहीं था। मेरी ज़ाती राय ये है कि उनको बिल्कुल फ़िज़िकली यहाँ पे उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए थी। बस ये थे पार्लियामेंटेरियन, और वो पार्लियामेंटेरियन जो इस नेशनल असम्बली का हिस्सा भी हैं और इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जमात की नुमाइंदगी जो है उनकी पार्टी पंजाब से भी और फेडरेशन से भी जहाँ उनकी हुकूमत है बिल्कुल उसकी नुमाइंदगी हो रही थी और नुमाइंदगी थी। जहाँ पे आपने PTI की बात की, तो PTI की जो बानी है वो तो पार्लियामेंटेरियन नहीं है अब, लेकिन उनकी जमात के चेयरमैन और उनकी दीगर जमात के जो अपने आप को एक बहुत बड़ी जमात कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात गालिबन एलिजिडली वही हैं। तो फिर अगर सबसे बड़ी जमात है और कौम का मसला अगर दहशतगर्दी नहीं है और बिल्कुल अगर कौम की वोटों से नहीं आए, तो फिर इनको क्या इशू था कि ये तमाम तरह ऐसी मामलात होते।
इनको चाहिए था कि ये उस इजलास में आते, ये नेशनल सिक्योरिटी की इन कैमरा ब्रीफिंग थी और ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, तो ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के लिए था और पार्लियामेंटेरियंस दोनों सेनेट से भी और नेशनल असम्बली से भी। तो सदर का मैं नहीं समझता कि गो के सदर हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मतलब ऑब्वियसली उनका एक अपना ठीक है, जो है इंडिपेंडेंटली जिस तरह उनका आप एक ऑफिस है और दीगर उसका बिल्कुल सही रिस्पेक्ट है। लेकिन जिस तरह आप लोगों को मियां साहब की गाइडेंस रहती है, आपको नहीं लगता कि वो लोग अगर इमरान खान साहब से गाइडेंस लेना चाहते थे तो उन्हें मुलाकात में फैसिलिटेट किया जाता, लेकिन उन्होंने शिकवा जाहिर किया कि उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया अपने लीडर से, इसीलिए उन्होंने शिरकत नहीं की? देखिए, मैं इस पे बड़ा एक मेरा मासूमाना सा सवाल है इकरा साहिबा, क्या जितनी भी कमेटीज़ की चेयरमैनशिप्स पीटीआई के लोगों के पास हैं, क्या वो हर मीटिंग कन्वीन करने से पहले इमरान खान साहब के पास जाके उनकी गाइडेंस लेते हैं, उनकी लाइन एंड लेंथ लेते हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जिसमें जुनैद अकबर साहब उसके चेयरमैन हैं और हेड करते हैं। क्या वो हर इजलास से पहले जाके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से तो हम नहीं पूछते कि हमने इस कमेटी में क्या कहना है, इस कमेटी में क्या नहीं कहना? और ज़ाहिरी बात है ब्रीफिंग तो वहाँ पे बिल्कुल थी और ये ओवरनाइट नहीं था कोई मामला। ये आपको पता है कि दहशतगर्दी का नासूर जो है वो बड़े टाइम से दोबारा सर उठाए हुए है और गाए बगाए मुख्तलिफ पार्टी की मीटिंग्स में, पॉलिटिकल मीटिंग्स में ये डिस्कशंस होती हैं और उसी गाइडेंस को ही आगे लेके जाया गया था। जिस तरह इनकी जेल में मुलाकातें भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, लाइन एंड लेंथ भी इनको मिलती है। तो जुनैद अकबर साहब हर इजलास से पहले ये तो नहीं पूछते कि आज मैंने क्या एजेंडे में रखना है। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी ज़रूरत थी कि उनसे जाके मशावरत, कोई ऐसे डिसाइसिव स्टेप तो नहीं था। जब इन कैमरा ब्रीफिंग थी और उसका नाम था कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग है, वहाँ पे कोई फैसला कुन घड़ी तो नहीं थी या कोई फैसला तो नहीं था। और खुदा न खास्ता अगर कोई फैसला कुन घड़ी होती और फैसला लिया भी जाना होता तो ज़ाहिरी बात है वो उस पर कह देते कि भाई हम एब्सटेन करेंगे, हम अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगे, उनका व्यू पॉइंट लेंगे, फिर आपको आके जवाब दे सकते हैं। तो ये बहानेबाजी से तो काम नहीं होना चाहिए था जिस तरह लिया गया और राफरार अख्तियार की गई। क्योंकि इकरा साहिबा यहाँ पे पहले हामी भरी गई लिस्टों के ऊपर, किसका नाम होगा लिस्ट में, कौन जाएगा, उस तक लड़ाई की गई कि मैं जाना चाहूँगा या मैं जाना चाहूँगी। इस तमाम तर कश्मकश में और फिर 11th आवर पे एकदम डिसाइड कर देना और फिर कहना कि हम नहीं इसमें शरीक होंगे और फिर अगले दिन जब बानी से मुलाकात हो और बानी भी शाबाश दे इस तमाम तर किए पे, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटीज़ पे नहीं है इस जमात की। अकील साहब, जेओआई ने कहा है कि हम किसी बड़े ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे, एएनपी भी कहती है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, गंडापुर साहब भी कहते हैं कि वो नहीं होने देंगे। कल तलाल चौधरी साहब कह रहे थे कि कंफ्यूजन अब फैलाएं, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो फिर इस कौमी सलामती के इजलास से निकला क्या तय हुआ? इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होंगी, ऑपरेशन होगा या मुज़ाकरात होंगे? देखिए, इसमें कुछ तय नहीं होना था। इसमें तमाम तर जो मुल्की सूरत हाल है, जो नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, अभी जो फ्रैजाइल एक सिचुएशन है, अब आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह आप देखें बन्नू का देख लें, लकी मरवत का देख लें, जाफर एक्सप्रेस देख लें, दीगर जो है कुरम एजेंसी के हवाले से देख लें, दीगर जगह देख लें, जिधर जिधर जो है जो मामलात हुए हैं पिछले 2-3 महीने कहीं उठा के देख लें। अगर पिछले साल में नहीं जाना आपने तो बिल्कुल देखें कि क्या क्या टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं या इंसिडेंट्स हुए हैं, जिधर जिधर हुए हैं, किस तरह हुए हैं, क्या उनका मोडस ऑपरेंडाई था। इन तमाम पिछली पूरी सिक्योरिटी एक अपरेटस के हवाले से एक ब्रीफिंग थी जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं फिल वक्त सो फार, और जो आदाद शुमार हैं या जो उसके हकाइक हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो तमाम तक सामने रखना ज़रूरी था। और आगे की क्या लाहे अमल हो सकता है, जिस तरह आपने देखा कि सॉफ्ट स्टेट और हार्ड स्टेट, बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर इमेज जो है हमारे मुल्क की है, लेकिन हम कब तक ये एक सॉफ्ट इमेज को लेके आगे चलेंगे जब तक हमारा मुल्क नुकसान जो है वो बर्दाश्त करता रहेगा, हमारे अफवाज और हमारे सियासतदान भी नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे। तो ज़ाहिरी बात है कि हमने इस नासूर से जान पहले भी छुड़ाई ऑपरेशन ज़रबुल अस्ब और रज़्ल फसाद में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, आपको याद होगा। और उसके बाद फिर जिन्होंने भी रीसेटल किया, क्योंकि मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उस वक़्त के वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि जी मेरा फ़ैसला नहीं था। अगर उनका फ़ैसला नहीं था तो फिर किसका था? उनके लाने वालों का फ़ैसला था। अगर उनके लाने वालों का भी फ़ैसला था
तो वो इस एवेसिव नहीं हो सकते, एवेड नहीं कर सकते जिम्मेदारी से अपने आप को। यहाँ पे ये भी दुरुस्त है कि फैसला कोई किसी बड़े ऑपरेशन का नहीं है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो गाए बगाए पिछले कई माह से वो चल रहे हैं, उसी तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं और वो कंटिन्यू किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो आएगी, उस हवाले से स्विफ्टली एक्ट किया जाएगा। और बेहतर एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से। और जो अभी आपने भी बात की अपरेटिस में भी, बिल्कुल प्रोविंशियल अपरेटिस में भी और नेशनल अपरेटिस में भी एक कोहेजन होनी चाहिए इंटेलिजेंस शेयरिंग के प्रोसेस में, ताकि स्विफ्टली एक्ट अपॉन किया जाए इस तरह की इंफॉर्मेशन के ऊपर और एक जॉइंट जो है वो एक्शन लिया जाए। बिल्कुल सही। और जो आपने भी फरमाया और आर्मी चीफ ने भी इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इमेज हो गया। तो सर ये हार्ड स्टेट इमेज बनेगा कैसे जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, एक एजेंडे पर नहीं आएंगे और फिर तहफ़्फ़ुज़ात अगर किसी के दूर नहीं होंगे, चाहे वो सियासी पार्टियां हों, तो फिर ये मुमकिन कैसे होगा? देखिए, अब ये अलमिया ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें मौजूद हैं वो तो मुत्तहिद हैं, मां सिवाय एक जमात के या दो जमातों के। एक जमात का तो अपना चले सियासी मकसद हो सकता है। मैं अभी बहुत बड़ी बात करूँगा आपके शो में, लेकिन बात यह कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि HX ज़ई साहब ने नहीं अटेंड किया और इवन के कायल किया PTI वालों को। उनसे तो पूछना ये चाहिए कि आप पाकिस्तान के कौन से बॉर्डर्स को मानते हैं, कौन से फ्रंटियर्स को मानते हैं। इस मुल्क में अगर आप सियासत करते हैं, इस मुल्क का नाम आप लेते हैं और कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर या हमारी नेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर। तो यहाँ पे ना सिर्फ वो खुद नहीं आए, बल्कि उन्होंने उल्टा जो है वो PTI वालों को भी बरगला के उनको भी नहीं आने दिया और फिर उसकी शाबाश भी उनके बानी ने उनको दी। तो यही देखने की बात है कि हमने हमेशा अपनी सियासत को साइड लाइन पर किया, रियासती मफाद को और रियासत को हमेशा मुकद्दम रखा और रियासत मुकद्दम होनी भी चाहिए। क्योंकि आप कहती हैं कि वन पेज पे किस तरह होंगे, वन पेज पे APC के जैसे वाक़े के बाद, APS जैसे वाक़े के बाद APC जब होती है, उसके बाद भी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने उस वक़्त भी क्या किया था। उस APC में बैठे तो ज़रूर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर उसकी हिमायत नहीं की थी। उन्होंने कहा था मैं हिमायत नहीं करता क्योंकि इंटरनली डिस्प्लेसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैं इसकी हिमायत नहीं करता, और आहिस्ता आहिस्ता वो उससे साइड पे होना शुरू हो गए। इसी तरह दीगर जितने भी नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट्स पे हमें मिल बैठने का मौका मिला, इमरान खान साहब कितनी कोई APCs उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कराई, कितनी कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो ब्रीफिंग्स हैं वो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कराई। यहाँ पे खुदारा हमें अपनी सियासत से बालातर होके मुल्क के बारे में सोचना है, मुल्क के मफाद में सोचना है। अगर कोई सियासी जमात अपनी सियासत को तरजीह देती है और अपनी सियासत को मुकद्दम रखती है, तो फिर दैन सो बी इट, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो फिर इस मुल्क में किसी किस्म की सियासत कर सकेंगे जब वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे या नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। अच्छा अकील साहब, क्या पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद अगला जो टारगेट है हुकूमत का वो APC कॉल करना है? क्योंकि एक APC ईद के बाद ऑपोजिशन ने बुलाई है, लेकिन उसमें आपको उन्होंने नहीं बुलाया और गालिबन अगर आप उन्हें बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। तो फिर आपको लगता है APC जो भी हो वो कोई इतनी पुरअसर होगी और उसका एजेंडा कोई वाकई इतना पुरअसर होगा जो रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो? देखिए, हुकूमत बुलाए या वो बुलाएं, अपोजिशन बुलाए, अब बात यह है कि APC जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप किसी को साइड लाइन नहीं कर सकते। जब आपको नेशनल इश्यूज़ पे बात करनी है या एक कंसेंसस डेवलप करना है, तो फिर आपको तमाम तर सियासी जमातें चाहिए। जिस तरह हमने इनको दावत दी, हमने अख्तर महंगल साहब को भी दावत दी इस नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए जो पार्लिमानी कमेटी की थी, ये लोग नहीं आए, वो भी नहीं आए। APC हुकूमत बिल्कुल अगर बुलाएगी, जब ये फैसला किया जाएगा कि ईद के बाद हम APC बुलाएंगे, तो बिल्कुल ईद के बाद या वो बुला लें अपोजिशन वाले या हम बुला लें, आइदर वे जो वहाँ पे प्रेजेंस है वो तमाम तर सियासी जमातों की होना ज़रूरी है और बिलखसूस हुकूमत की होना ज़रूरी है। बिकॉज अपोजिशन ऑन इट सेल्फ अगर APC बुला भी ले और हुकूमत को साइड लाइन पर रखे, तो फैसले तो हुकूमत ने करने हैं। हुकूमत जब तक ऑन बोर्ड नहीं होगी तब तक फैसले कैसे होंगे? यहाँ पे
जिस जमात की बात आप कर रही हैं या अपोजिशन की एक दो और जमातें जो उनकी तरह हैं, तो बिल्कुल उस हवाले से मैं समझता हूँ कि APC में अगर वो शिरकत ना करें तो ये उनकी अपनी सियासी नुकसान होगा, अपना जो है एक कौमी नुकसान होगा, ना कि और उनकी अपनी ज़ात को नुकसान होगा, ना कि हुकूमत का कोई नुकसान है। हुकूमत तो विद द ग्रेटर मेजॉरिटी ऑफ अपोजिशन, जो क्योंकि अपोजिशन में भी कई जमातें हैं जो बैठती हैं, खाली एक PTI नहीं है, अपोजिशन में दीगर जमातें भी हैं, तो वो ग्रेटर कंसेंसस के साथ जो है बिल्कुल वो लेके आएगी जो भी इकदाम उठाने हुए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, देखने में ये आया है कि हुकूमत से लेवीज का मसला अभी तक हल नहीं हुआ और 90% हिस्सा बलूचिस्तान का भी एरिया है, सरदारी निज़ाम अभी वहाँ पर है। आपको लगता है जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो ये इस मसले का हल निकलना मुमकिन नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो एक बड़ा पर्टिनेंट आपका पॉइंट है कि वो मसला भी जो है वो उसको भी इस लेंस से देखना चाहिए और बिल्कुल जो वहाँ पे सूबे के हक हैं, जो हुकूक हैं, वो उसको मिलने चाहिए और इसी हवाले से अगर कोई डिस्पैरिटी है तो उसको भी एड्रेस होना चाहिए। लेवीज़ का जो मामला है वो बिल्कुल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैं, इंटीरियर हैं, वो बिल्कुल उसको देख रहे हैं और जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा, जो वायबल सोल्यूशन होगा, वो उस पर जो एक बेस्ट वे फॉरवर्ड होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को ऑन बोर्ड लेके जो है उनके साथ जो मामलात हैं वो बिल्कुल करेंगे। और इसी हवाले से जो कल एक वफ्द भी गया हुआ था वफाकी वज़रा का, जिसमें गवर्नर साहब भी थे और ये लोग गए हुए थे क्वेटा, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और उनकी जो भी डिस्कशंस थी इस हवाले से, जो उनकी रिजर्वेशंस थी, उनको भी एड्रेस किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अकील मलिक साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा वजीर मेरे साथ मौजूद थे। उम्मीद तो यही है कि चाहे वो APC हो, चाहे वो इजलास हो, कुछ ना कुछ ऐसा नतीजा ज़रूर निकलना चाहिए जिससे मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी हैं और माहिर कानून हैं फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत नहीं की, आपकी नज़र में क्या ये फैसला दुरुस्त था और आपको नहीं लगता कि शिरकत ना करके उन्होंने अपने लिए मैदान खुला छोड़ दिया है? इकरा देखिए, मेरे ख्याल में सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो अली अमीन गंडापुर ने कौमी असम्बली में जब प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और हुकूमत के सामने ये रखा था कि आप फैसला करें कि दहशतगर्द है कौन। देखिए, अगर तहरीके इंसाफ के सारे लोग दहशतगर्द हैं, अगर इमरान खान अलहदगी पसंदों के साथ हैं, अगर इंसदाद दहशतगर्दी में सिर्फ तहरीके इंसाफ के लोगों के केसेस चलने हैं और PTI सर ये एक दहशतगर्द पार्टी है जिसको 70% पाकिस्तान के लोग जो हैं जिसके साथ खड़े हैं, तो फिर आप दहशतगर्दी से क्या मुकाबला करेंगे? जब तक ये फंडामेंटल क्वेश्चन हुकूमत रिजॉल्व नहीं करती तो बुलाना ना बुलाना ऐसी कमेटी की मीटिंग की क्या हैसियत है जिसमें ना नवाज शरीफ हो, ना इमरान खान हो, ना बलोच लीडरशिप हो, ना ही कोई और हो। और जितना तकसीम पाकिस्तान आज नजर आ रहा है इस मीटिंग के बाद, इतना तो कभी भी नहीं हुआ था। APS के सानहे के बाद जनरल राहील शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी कौम को इकट्ठा किया था और हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। लेकिन आज देखिए, मुझे तो ज़ाती तौर पे इसलिए बहुत दुख है कि जेलम में अभी मेरा ये ख्याल है कि 2 हफ्तों में वो तीसरी या चौथी शहादत है जो मेरे अपने इलाके से, अपने मेरे बिल्कुल जानने वाले और बिल्कुल हमारी जो समझिए कि करीब लोग हैं वहाँ पे शहादतें हुई हैं, तो बंदे को ज़रा ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन इसके साथ जो हो रहा है कि सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान में हम पहले से भी ज्यादा तकसीम है। सो ये एक ज़ाती तौर पे भी मुझे बहुत दुख है और जाहिर है कि इज्तिमाई दुख जो है वो तो है ही। और कौमी सलामती कमेटी के ये पहली बार ही हुआ है कि 1 से ज़ायद एलामिये सामने आए हैं लेकिन कोई पॉलिसी वज़ा नहीं हुई। तो आपको नज़र क्या आ रहा है कि कोई नया ऑपरेशन होने जा रहा है, कोई टारगेटेड ऑपरेशन होगा या फिर कोई और हल निकलेगा? देखिए, इकरा ऑपरेशन के ऊपर प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे ज्यादा जो मुझे एक चीज जो तकलीफ लग रही है वो ये लग रही है, जो तकरीरों से मुझे लगता है वो ये है कि देखें, ये जो मुद्दा है इसको समझने की बहुत ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा मसला है। खैबर पख्तूनख्वा का मसला और है, बलूचिस्तान का मसला जो है और है।
अभी तो देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो तमाम पख्तून की आदत है, तहरीके इंसाफ के हो या जेयूआई हो या पीटीएम हो, उन तमाम ने हर किस्म की ऑपरेशन को, हत्ता कि इवन एएनपी ने ऑपरेशन जो है उसको रूल आउट कर दिया। तो अब आप बताइए फिर आपके पास ऑल्टरनेट क्या है? बलूचिस्तान को एक बहुत सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रीडू की जरूरत है। आपने जब 30 मार्च 1970 को 3 रीजन्स को मिला के 52% पाकिस्तान का इलाका एक आपने कोयटा के अंडर कर दिया, तो वो एक बहुत संगीन गलती थी और उसको रीडू करने की जरूरत है। लेकिन इन दोनों इकदामात के लिए एक बड़े पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि जब तक आसफ जरदारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वहां होस्ट नहीं करते इधर अपने ऐवान सदर में, जहां इमरान खान को वो दावत दें, जहां नवाज शरीफ साहब को बुलाएं, मौलाना फजलुर रहमान को बुलाएं, और ये पहले 3-4 लोग और एस्टैब्लिशमेंट को बुलाएं, और ये 4-5 लोग मिलके फैसला करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म्स की जरूरत है उसमें किस किस और को शामिल करना है, क्या करना है। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा को, देखिए ये कॉम्प्लेक्स ट्राइबल इशू है और सेक्रेटेरियन इशू है। इसको आप सिर्फ गोलियों से तो नहीं ठीक कर सकते। आपने पहले भी जो है वो हमने जो किया, इसकी वजूहात आपके सामने हैं कि 3 बड़े ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप्स हैं जैसे जो ये जो 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 ट्रेडिशनली अशरफ गनी, करजई वगैरह के साथ राब्ते में थे, फिर गुड तालिबान हो गए, फिर जो उनके मुखालिफ थे उनको बैड तालिबान। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ट्राइबल वॉरफेयर नाउ, जो कि सिर्फ ऑपरेशन से तो नहीं सेटल डाउन होगी। लेकिन फवाद साहब, जिस तरह अभी आपने एपीसी की बात की कि जरदारी साहब इनिशिएट करें, एक एपीसी पीटीआई ने भी कहा है कि जनाब हम ईद के बाद बुलाएंगे, और ये भी कह दिया है कि हम हुकूमत को नहीं बुलाएंगे। ना वो जाना चाहती है ना वो बुलाना चाहती है, तो फिर कंसेंसस कैसे पैदा होगा? किसी ना किसी को तो एक फुट पीछे आना पड़ेगा ना। कंसेंसस तो देखो ना, हुकूमत ने क्रिएट करना है ना, जिनके पास ताकत है, इख्तियार है। मेरे ख्याल में पीटीआई को एपीसी में आसफ जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को दावत देनी चाहिए। एपीसी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप उनको दावत दे दें, वो आए ना आए उनकी मर्जी है। लेकिन आपको आसफ जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो को और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको जरूर बुलाना चाहिए और इस अहम मुद्दे के ऊपर बात जो है वो करनी चाहिए। लेकिन वो अपोजिशन तो पहले ही इतनी तकसीम है और उनके अंदर कोई इतनी वो नहीं है। बट रियल प्रॉब्लम इज दैट हाउ एस्टेब्लिशमेंट इज वेइंग देयर ऑप्शंस, और उनको चाहिए तो यही कि वो कंसेंसस क्रिएट करके ही आगे बढ़े, अदरवाइज बड़ा नुकसान हो रहा है। और स्पेशली तो सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा जो फौजी शहीद हो रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है बॉडी काउंट है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो सच्ची बात है कि बहुत दुख है, बहुत जवान बच्चे शहीद हो रहे हैं। अच्छा, पीटीआई के इजलास में ना जाने पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी थोड़ा सा बुरा मनाया है। वो कहते थे कि उन्हें एक चीज़ बताया जाता या एतमाद में लिया जाता। आपको लगता है कि क्या पीटीआई का बनता था उन्हें फैसले से आगाह करना, जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में मौलाना उनका साथ दे? अच्छा, और ये पहला मौका नहीं है जहां पे इस तरह की इमेच्योर हरकत की है पीटीआई ने। अगर आप पीछे चलती जाएं तो सबसे पहले इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, पहले आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें सलमान अकरम राजा ने और गौहर ने खड़ा होकर कहा कि ये हमारी तरमीम है। उसके बाद फिर जो है वो आपने मौलाना को छोड़ दिया अकेला। उसके बाद जब आपने कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर आप देखते हैं कि एक दिन पे पीटीआई बराह रास्त मुज़ाकरात कर रही है, हुकूमत की तरफ उनके सारे अलाइज साथ बैठे हुए हैं और पीटीआई अकेली बैठी हुई है। उसके बाद आप देखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेटर लिखते हैं मुलाकात के लिए, और सारे वकील जो हैं पीटीआई के, वो अपने नंबर बनाने के लिए चीफ जस्टिस के पास चले जाते हैं और फिर जो है वो अपने किसी और पार्टी को नहीं पूछते हैं। और यही रवायत जो है वो अब दोहराई गई है। इसीलिए ये चूंकि एक बहुत नॉन सीरियस बंच है, और चूंकि मैं जानता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी, और मेरी उनसे काफ़ी मुलाकातें भी हैं, सो ही इज़ नॉट रेडी टू ट्रस्ट देम। और इसी तरह से जो दूसरी लीडरशिप है वो भी पीटीआई से एक फासला रख के चल रही है। इस लीडरशिप के साथ सीधी बात है, इमरान खान ने देखना है ये लीडरशिप अगर उन्होंने रखनी है रख लें। 300 दिन उनको अंदर हो गए हैं और मुझे नहीं लगता ये लीडरशिप उनको निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। और जब तक इमरान खान की बहनें
ये रियलाइज नहीं करते हैं कि लीडरशिप, ये जो इमरान खान की रिलीज का जो मूवमेंट है, ये उन्होंने चलानी है, जिस तरह बुशरा बीबी ने चलाई थी आखिरी। इमरान खान के लिए कोई बड़ी मूवमेंट खड़ी होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, फवाद साहब, आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में एक पैगाम दिया था कि मुल्क की सलामती से बड़ा ना कोई एजेंडा है, ना कोई तहरीक है, ना ही कोई शख्सियत है। ऑब्वियसली इशारा किसी एक जानिब था। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर वो ये कहते हैं कि अब हमें इसको हार्ड स्टेट बनाना होगा। इसका हम क्या मतलब लें? हार्ड स्टेट तो फ्रेंकली इज अ टर्म अननोन टू वोकेबलरी। हमें नहीं पता, या स्ट्रॉन्ग स्टेट होती है या सॉफ्ट स्टेट होती है। हार्ड स्टेट की तो कभी इस तरह से हमने फिगर जो है वो कभी मैंने सुनी नहीं है, उनका क्या मकसद है या क्या एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर कौम जो है किसी शख्सियत से बड़ी नहीं है, और जो आर्मी चीफ ने बातें की हैं ये बड़ी मुस्बत बातें हैं, तो इसका पहला इम्पैक्ट यही होना चाहिए कि आप इमरान खान से मुतल्लिक, तरीके इंसाफ से मुतल्लिक पॉलिसी बदलें, और उनको जो इंक्लूजन है पॉलिटिक्स में उनको माने, ताकि पाकिस्तान के अवाम को लगे कि उनकी जो राय है, उनकी जो पसंद है, उसकी रियासत पाकिस्तान में कोई हैसियत और अहमियत है। अगर आपने जिस तरह से इलेक्शन के नतायज चेंज हुए, जिस तरीके से इमरान खान के साथ ट्रीटमेंट हो रही है, तरीके इंसाफ के लोगों के साथ ट्रीटमेंट हो रही है, उससे लगता ही हुआ कि पाकिस्तान के अवाम की कोई हैसियत नहीं है और ये लोग मैटर नहीं करते। तो जिस कौम के शहरियों को ये यकीन हो जाए कि उस रियासत में उनकी कोई हैसियत और अहमियत ही नहीं है, मुझे बताइए वहाँ स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्पीच, एंड नाउ दिस इज अ टाइम कि इस स्पीच को जो है वो इफेक्ट दिया जाए, और जो शख्सियात हैं उनको पीछे छोड़ के, ज़ाती मामलात को पीछे छोड़ के पाकिस्तान की यकजहती के लिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सही, और उम्मीद तो यही है कि इत्तेफाक की राय पैदा हो। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सर, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन इजलास के बाद भी अबहाम काफ़ी बाकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं किसी से बातचीत नहीं हुई, तलाल चौधरी कहते हैं कोई ऑपरेशन नहीं होगा, गंडापुर साहब कहते हैं हम ऑपरेशन होने नहीं देंगे। तो सर, आपको क्या समझ आई है कि क्या निकला है इजलास से? ऑपरेशन, मुज़ाकरात या कोई और हल? देखिए, मैं समझता हूँ तमाम चीजें तय पा चुकी हैं। जो आउट गोइंग ऑपरेशन हैं, टारगेट ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पे वो हो रहे हैं। कोई बड़ा हैवी ऑपरेशन ना पहले हुआ और ना उसका कोई मुस्तकबिल में कोई इम्कान नजर आता है। अलबत्ता बाकी सारी सियासी नंबर स्कोरिंग है। अली मीर गंडापुर साहब को भी पता है कि वो अपने डेरा इस्माइल खान में भी रात को वक्त नहीं निकल सकते अगर वहाँ पे फोर्सेस ऑपरेशन ना करें, और जो वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए इक़दाम ना किए जाएं, तो सूबाई हुकूमत के तो बस के ये काम ही नहीं है। ना वहाँ पे आपकी पुलिस फोर्स जो है वो इस वक्त इस हालत में है कि वो टेररिज्म का मुकाबला कर सके। लेकिन मैं सिर्फ एक सियासत करने के लिए ये कह दिया जाता है जी कि हमें ऑपरेशन हम नहीं करने देंगे। अगर ये ऑपरेशन नहीं करने देंगे तो अपनी पुलिस को रात को अपने थानों में शाम 6 बजे बंद क्यों कर देते हैं? इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर भी टारगेट ऑपरेशन जारी हैं। माजी में भी बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखे गए, ऐसा नहीं हुआ कि बातचीत नहीं हुई। आपको याद होगा जो भी हथियार फेंकता गया उसके साथ मुज़ाकरात भी हुए, उनको कौमी धारे में भी शामिल किया गया, और तमाम जो पहाड़ों पे लोग चढ़े हुए थे उनसे भी कहा गया कोई नीचे उतर आए, रियासत के खिलाफ बंदूक फेंक दें लेकिन उनके साथ बातचीत हो सकती है। इसलिए किसी बातचीत को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर कोई गिरोह ये तय कर ले उसने रियासत के साथ जंग ही लड़नी है, तो फिर उसका खात्मा किए बगैर कोई और चारा रियासत के पास बचता नहीं। बिल्कुल सही। और सर, एक ख़ास टर्म जिसका इस्तेमाल आर्मी चीफ ने किया है कि मुल्क को अब हार्ड स्टेट बनाना होगा, आप इसको क्या देखते हैं? किस तरह हार्ड स्टेट बनेगी और सबको मुत्तफिक किए बगैर? मेरे ख्याल में सारे इस बात से मुत्तफिक हैं कि देखें, दहशतगर्दी पे कौन कह सकता है कि हम दहशतगर्दी चाहते हैं मुल्क के अंदर। चलें, अगर कोई चाहता है और कहे कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुतहद नहीं हैं, तो सर कल उसके खुद जो है वो गले के ऊपर तलवार चलेगी, उसके ऊपर जो है वो उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए ये मैंने पहले अर्ज की आपसे कि ये सारी सियासी नंबर स्कोरिंग है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर चीज़ को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। जिस मुल्क में दहशतगर्दी हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो, उसमें जितनी मर्जी हुकूमत गवर्नेंस बेहतर करने की कोशिश करे, ना सरमायाकारी आ सकती है, ना कारोबार आगे बढ़ सकता है, ना रोजगार लोगों को मिल सकता है, और ना ही मुल्क का निज़ाम हुकूमत चल सकता है। इसलिए हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि हमें ये तय करना होगा
कि अगर कहीं कोई बयानात की हद तक भी लचक है। देखें जो आर्मी चीफ का एक आखिरी जो एक उसमें खासतौर पर पैरे को देखें जिसमें उन्होंने कहा गया कि कोई भी इदारा, कोई स्टेक होल्डर, कोई फर्द, कोई गिरोह, कोई सियासी जमात जो है वो अगर दहशतगर्दी के हवाले से उसके अंदर अगर लचक पैदा होगी तो उसके हवाले से रियासत किसी लचक का मुजाहरा नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में ये सियासी जमातों को सोचना चाहिए, अपने इख्तलाफात अपनी जगह पर रखें, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहें, लेकिन अगर कोई रियासत के खिलाफ बंदूक बरदार उठा हुआ है और रियासत के अमन और अमान को तबाह करना चाहता है तो उसके साथ सख्ती से निपटना होगा। हार्ड स्टेट का मतलब ही ये होता है। और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी कोई मुल्क इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि वहां के लोग जो है वो उठें और रियासत के खिलाफ बंदूक उठा लें या आम आदमियों का जो है वो कत्लेआम शुरू कर दें। बिल्कुल सही। और आपको क्या लगता है, मोहसिन नकवी साहब कल इजलास में मौजूद नहीं थे, वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है, वो मंजरनामे से गायब नज़र आते हैं। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब भी मौजूद नहीं थे, जरदारी साहब भी नहीं थे, और इस तमाम तर पैराए में अगर गलत ना होता कि अगर मुलाकात करा दी जाती PTI की अपने बानी से ताकि वो उनसे मुशावरत करके वो भी शामिल हो जाते। देखिए अगर मेरी जाती राय ली जाए तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देनी चाहिए, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कौन सी सियासी जमात है जिसके चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं, जिसकी पूरी पार्टी भी मौजूद है, पार्लिमानी पार्टी भी मौजूद है। इमरान खान तो पार्लियामेंट के रुकन नहीं है और वो फैसले ही ना कर सके, यानी उनके पास इतना भी इख्तियार ना हो कि वो पार्लियामेंट की कमेटी में जाके बैठ के मुल्क के अहम मसले के हवाले से कोई बातचीत कर सकें। ये तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो जो जमहूरियत की बात करते थे अब वो एक फर्द वाहिद के अहकामात के ताबे एक जमात बन चुकी है। वो जब चाहते हैं उनका सेक्रेटरी जनरल हटा देते हैं, जब चाहते हैं उनका सेक्रेटरी इत्तलात हटा देते हैं, जब चाहते हैं इंतखाब के बगैर किसी को नए बंदे को ओहदा दे देते हैं, जब चाहते हैं पार्टी से निकाल देते हैं, जब चाहते हैं अली मीर गंडापुर साहब को कहते हैं तुम मामला देखो, जब चाहते हैं कहते हैं ये इररिलेवेंट हो गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं। कभी कहते हैं कि जनाब जो मेरा पैगाम बाहर अपने कारकुनों तक लेकर जाएगा वो मेरी बहन का पैगाम होगा, कभी कहते हैं नहीं वो पार्टी के तर्जमान बयान करेंगे, कभी कहते हैं मेरे वकला बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये खान साहब को भी सोचना होगा, एक अगर डेमोक्रेटिक कोई जमात है तो उनको इस तरीके से आगे चलना चाहिए कि जो पार्लियामेंट के अंदर उनके लोग हैं उनके ऊपर वो एतमाद करें, उन अपनी गाइडलाइन उनको दे दें जो भी है। मुलाकात अगर नहीं होती, ये क्या माजी में ऐसा हुआ है, नवाज शरीफ साहब को जेल थी और PMLN बैठ जाती कि जी मियाँ साहब को बाहर कढो फिर ये सब मुज़ाकरात करांगे या फिर तोड़ने को गल करांगे। यानी क्या जरदारी साहब जेल में थे तो पीपल्स पार्टी की डिमांड कभी आपने सुनी कि जरदारी साहब को जेल से बाहर निकालें तब हम पार्लियामेंट की किसी कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। ये जो नरगसियत है PTI की और खान साहब की जाती नरगसियत है, इससे पार्टी को निकलना पड़ेगा। और अगर खान साहब आज जेल के अंदर हैं, उनके मामला सेटल नहीं हुए, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ वो पाँव पकड़ते हैं, कहते हैं जी आर्मी चीफ को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, हम फौज हमारी है, हम उनके साथ जो है वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें आगे से जवाब नहीं दे रहे। दूसरी तरफ आप आर्मी चीफ के खिलाफ कंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फौजी जो है अफसरान जो शहीद होते हैं उनके खिलाफ कंपेन चलाते हैं, और इस रवैये के साथ आप सोचें कि आपको कोई बड़ी आगे से नरमी मिल जाएगी। मुझे लगता नहीं है कि इस सूरत हाल में उनके साथ कोई नरमी का मुजाहरा किया जाएगा। बिल्कुल सही। और सर ये जो उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है सिक्योरिटी इजलास में शिरकत ना करके, जो मैदान खाली छोड़ा है, इसके नताइज क्या निकल सकते हैं उनके लिए? देखिए उनके लिए बड़े अच्छे मौके आते हैं जब भी। ये खान साहब ने, जब आपको याद होगा जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे तब वो इजलास में नहीं आते थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, इसलिए कि मुझे शहबाज शरीफ से, मुझे बिलावल से, मुझे जरदारी साहब से हाथ ना मिलाना पड़ जाए, मुल्ला फजल रहमान से सलाम ना करना पड़ जाए। यानी आप इस किस्म की सियासी जमात के बारे में अब मैं क्या कहूँ। अब तो जेल के अंदर हैं, तो इन सूरत हाल में वो तम मुज़ाकरात या बातचीत या किसी को साथ लेके चलने वाला तो मिजाज नजर आता नहीं है। ये अच्छा मौका था उनके पास कि अगर उनको ग्रीवेंसेस थे, जो रोजाना ट्विटर पे शोर मचा रहे होते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती, हमारे साथ जुल्म हुआ और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म किया है, आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, कभी उनको क्या क्या लकब देते हैं, तो वहाँ इनके जो अरकान थे वो बैठ के बात कर लेते हैं उनके सामने बात करते नहीं है, वहाँ हाथ जोड़ते हैं जी खुदा का नाम माफी दे दो, जो मर्जी करा लो माफी दे दो, बाहर पब्लिक के सामने आके हीरो बनते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा मौका ये था कि उनके साथ बैठ के बात करते जी कि हम पार्लियामेंट के मेंबर, आप हमें इन सवालों के जवाब दें, और उनसे जवाब पूछते इतनी हिम्मत तो थी नहीं। और पूरी काबीना लेके हेडक्वार्टर पेशावर पहुंच जाते हैं, बाहर निकल के जो है मूंछों को ताव दे के ललकार रहे होते हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। मेरे ख्याल में ये हमारी सियासी जमातों का अलमिया है कौम को बेवकूफ बनाने का। वो इक़्तिदार से बाहर निकल के नारे मारती हैं, इक़्तिदार में जाके पाँव में बैठ जाती हैं। बिल्कुल सही। और सर एक आखिरी सवाल,
क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह अभी भी आपने भी कहा कि हो सकता है इंटेलिजेंस बेस्ड मेजर ऑपरेशंस हो जाएं और कुछ इलाकों में सिक्योरिटी इमरजेंसी लग जाए? मेरे ख्याल में ऐसे ऑपरेशन जारी हैं और ये सूरत हाल ऐसी है कि वो जो है वो ऐसी सूरत हाल के साथ साथ जो टारगेटेड ऑपरेशन हैं और जो जहाँ जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी होते हैं और वहाँ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और किसी चीज़ की अभी फिलहाल मैं नहीं समझता ज़रूरत नहीं है। देखिए दहशतगर्दी एक बड़ा मुख्तलिफ किस्म का फिनोमेना है। आप ये सोचें कि दहशतगर्द जो है वो सामने आके कोई जंग लड़ रहे हैं, सामने आने वाली जंग आसान होती है। दहशतगर्द आपकी सफ़ों में छुपे बैठे होते हैं, शहरों में मौजूद होते हैं। ये दुनिया भर के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है। उन रियासतों के लिए जो बड़ी सी आप समझें कि टेक्नोलॉजी वाइज बड़ी जो है मजबूत रियासतें हैं, उनके लिए भी ये मसाइल रहे हैं और आज भी मसाइल हैं। देखिए अमेरिका जैसी रियासत के अंदर आज भी इस पे बड़ा शदीद जो है वो गौर वगौज किया जाता है, लेकिन वहाँ भी आप 100% अब नहीं कह सकते कि आप इस पे इसका कला कमा कर सकें। पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है, तो चैलेंज के साथ ऐसे ही निपटा जाएगा कि आपने ऑपरेशन भी करने हैं, आपने इंटेलिजेंस भी देखनी है, आपने ग्रुप्स भी तोड़ने हैं, गैर मुल्की मुदाखलत भी आपने बंद करनी है, जहाँ जहाँ लोग बाहर से कोई पाकिस्तान में लोगों को अपने साथ मिला रहे हैं उसका रास्ता भी रोकना है। जी बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं सर कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी का नासूर है वो ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया अलेक्सा, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद थे। तो इसी दुआ के साथ कि जो भी फैसला हो मुल्क के लिए और मुल्क की आवाम के लिए बेहतर हो और अच्छा हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।